अस्सलामुअलैकुम। और ये वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फेलियर ऑफ क्लासिकल ईएम थ्योरी। ठीक है, जैसा कि हमने क्वांटम फिजिक्स का जो लेक्चर सीरीज़ था उसी को स्टार्ट किया हुआ है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्लासिकल थ्योरी का जो फेलियर है, तो पहला पॉइंट ये है क्लासिकल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक डोमेन। आप लोगों ने याद रखना है, जो क्लासिकल थ्योरी थी ना, वो हमारे पास जो एटम स्ट्रक्चर की जो डोमेन थी उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। यानी किसी चीज़ के बारे में, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जिस तरह द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, द मून अराउंड द अर्थ, इस तरह के फिनोमेनास को तो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती थी जो जनरली हमें नज़र आते थे। लेकिन उसके अलावा वो पार्टिकल्स जिनको हम अपनी आम आँख से, निक्ड आई से नहीं देख सकते, जैसे एग्जांपल एटम के जो पार्टिकल होते हैं जिनमें हमारे पास मोस्टली समझ लो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं, ठीक है, इनकी मोशन को वो स्टडी नहीं करती थी। यानी वो नहीं बता सकती थी कि इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है तो क्या फिनोमेना होता है। उसके अलावा वो हमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के बारे में नहीं बता सकती थी, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन इनर सेल से होती है, आउटर सेल से होती है, उसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं करती थी, ठीक है। ये इसका पहला फेलियर था, किसका? क्लासिकल थ्योरी था। जो अब ये पहला पॉइंट होगा, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। यानी जो इसका दूसरा फेलियर था, आपने याद रखना है क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। यानी आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो क्लासिकल थ्योरी थी ना, वो हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम था या उसका जो स्ट्रक्चर था उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। हत्ता कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है ना, हाइड्रोजन एक सिंपलेस्ट है, इज़ आ सिंपलेस्ट एटम, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल होता है। क्लासिकल थ्योरी हमारे पास कहती थी कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है या हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, वो जो बनाती है स्पेक्ट्रम, वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, उसमें कोई भी गैप नहीं होता। लेकिन हकीकत में जो इसका स्पेक्ट्रम होता है वो इस तरह होता है, उनमें गैप्स होता है और उनके नाम भी होते हैं, जिनको हम लेमन सीरीज़, बालमन सीरीज़, पास्टन सीरीज़, पी फंड सीरीज़ वगैरह के नाम देते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट ऐसे थे जिनको हमारे पास क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला पॉइंट है, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट ये था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। यानी जो क्लासिकल थ्योरी थी ना, वो एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। किस तरह एक्सप्लेन नहीं करती थी? जो क्लासिकल थ्योरी थी वो ये कहती कि जो एटम है ना, फॉर एग्जांपल उस टाइम जो मॉडल था हमारे पास वो रदरफोर्ड का मॉडल था। रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। और वो ये कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है। अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा तो वो तो न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। यानी इलेक्ट्रॉन को फना हो जाना चाहिए था, ख़त्म हो, डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्टली जो एटम होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और जो एटम स्टेबल होते हैं उनका जो लाइफ टाइम होता है वो इनफिनाइट होता है। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 4 वाला पॉइंट, ठीक है। 4 वाला पॉइंट ये है कि द एनॉर्मस रेंज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ मेटल एज कंपेयर्ड टू इंसुलेटर कुड नॉट बी एक्सप्लेन। यानी जो क्लासिकल थ्योरी थी ना, वो जो कंडक्टिविटी की रेंज थी ना मेटल और इंसुलेटर के दरमियान, उनका जब कंपैरिजन करते हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसकी रीज़न क्या है? मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास सिल्वर है, ठीक है, यानी Ag, ठीक हो गया, और एक फ्यूज्ड क्वार्क है, क्वार्ट्ज है, ठीक है, एक फ्यूज्ड क्वार्ट्ज है, ये एक कंडक्टर है और ये एक इंसुलेटर है। अब इन दोनों की जो कनेक्टिविटी में डिफरेंस है ना, वो 10 की पावर 24 टाइम्स है,
अब क्वेश्चन ये आता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो इन दोनों के दरमियान जो कंडक्टिविटी है उसकी इतनी ज़्यादा रेंज का जो डिफरेंस है वो क्यों है। इस चीज़ को हमारे पास क्लासिकल थ्योरी जो थी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी। कंडक्टिविटी आप लोगों को पता होता है कि किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो करंट को कंडक्ट करता है, यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी वो अपने अंदर से पास करने देता है। अच्छा, उसके बाद है 5 वाला पॉइंट, ठीक हो गया, द रेंज ऑफ मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी आल्सो वेरी लार्ज। आप लोगों ने याद रखना है कि जो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी की जो हमारे पास रेंज थी ना वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज थी, ठीक है। इस चीज़ को भी हमारे पास इज़ वेरी लार्ज आगे आपने लिख देना है, कुड नॉट एक्सप्लेन बाय क्लासिकल थ्योरी, यानी क्लासिकल थ्योरी इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों के पास। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास है आयरन, ठीक है, आयरन यानी Fe है, इसकी जो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी है वो 10,000 के राउंड है, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर मैं कॉपर लूँ तो कॉपर की जो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी है वो मेरे पास -0.001 है। अब इन दोनों की जो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी में जो डिफरेंस है वो वेरी लार्ज है, जबकि ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को भी हमारे पास जो क्लासिकल थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 6 वाला है, ठीक है, कहता है क्लासिकल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई द मिशन, ठीक है, ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस। अच्छा, फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। अब यानी क्लासिकल थ्योरी हमारे पास एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से किस तरह इमट होता है, किस तरह उसकी एमिशन होती है, क्यों, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट वेरी लार्ज एनर्जी। अच्छा, आप लोगों ने ये याद रखना है जो क्लासिकल थ्योरी थी, ये जो एमिशन था ना हमारे पास, एमिशन होती थी अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियस के अंदर से, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई, उसकी रीज़न ये है, मैं कहता हूँ ये मेरे पास न्यूक्लियस है, इसके अंदर जब हम रेडिएशन इसके अंदर से इमिट होते हैं तो कुछ रेडिएशन हमारे पास अल्फा रेडिएशन भी होती हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि नेचर में अल्फा रेडिएशन इमिट हो रही है, लेकिन क्लासिकल थ्योरी कहती है कि अल्फा रेडिएशन इमिट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो अल्फा के पास एनर्जी होती है ना वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक हो गया। और अगर वो चाहता है कि वो न्यूक्लियस से बाहर जाए, ठीक है, न्यूक्लियस को छोड़ दे और वो रेडिएशन को बाहर की तरफ इमिट कर दे, उस टाइम के लिए उसे जितनी एनर्जी चाहिए वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लासिकल थ्योरी कहती है कि इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो वेरी ह्यूज है, अल्फा पार्टिकल इतनी एनर्जी अटेन नहीं कर सकता, इस वजह से जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के अंदर से इमिट नहीं हो सकता, उसकी एमिशन नहीं हो सकती। लेकिन हकीकत में ऐसा होता है, हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, आपने पढ़ा होगा 3 तरह की रेडिएशन होती है, अल्फा, बीटा और गैमा, ठीक है, यानी अल्फा रेडिएशन इमिट से हो रही हैं, इसलिए इस चीज़ को भी क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। अच्छा, उसके बाद है 7 वाला पॉइंट, द वेरिएशन इन स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर आल्सो नॉट एक्सप्लेन, ठीक हो गया। अब जो स्पेसिफिक हीट है ना सॉलिड्स वगैरह की, जब टेम्परेचर हमारे पास चेंज होता है ना उसके लिहाज से इनकी जो स्पेसिफिक हीट की कंडीशन है या उसकी जो समझ लें स्ट्रेंथ है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। लो टेम्परेचर पे कुछ और होती है, हाई टेम्परेचर पे कुछ और होती है, और मॉडरेट टेम्परेचर पे कुछ और होती है, यानी उसमें वेरिएशन आता है। इस वेरिएशन को भी हमारे पास जो क्लासिकल थ्योरी थी उसने एक्सप्लेन नहीं था किया। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 8 वाला पॉइंट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, रैमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक हो गया। वर नॉट सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाय क्लासिकल थ्योरी। आपने याद रखना है कि क्लासिकल थ्योरी जो थी
वो इन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। अब जो हमारा वो है कोर्स है उसके अंदर आप लोगों ने ये डिटेल में पढ़ना है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, रहमान का भी इंशाल्लाह हम आपको कंसेप्ट वैसे दे देंगे। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है इनको, तो आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो इन्हीं के ऊपर होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।